भारत का सबसे महत्वपूर्ण स्वदेशी फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम जिससे इंडियन एयरफोर्स को नई ताकत मिलनी थी, जो मेक इन इंडिया का सबसे बड़ा प्रतीक माना जा रहा था, वही तेजस मार्क वन अल्फा आज देरी, सर्टिफिकेशन इशूज और प्रोडक्शन बॉटलनेक पे फंसा हुआ है। और सबसे चौंकाने वाली बात पता है क्या है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के पास तो अब इंजन्स भी हैं, एयर फ्रेम भी है, लेकिन इंडियन एयरफोर्स को एक भी कॉम्बैट रेडी तेजस मार्क वन अल्फा अभी तक नहीं मिला है। दरअसल आपको बता दें ऐसा हो क्यों रहा है। क्या सिर्फ F404 इंजन डिले ही देरी की जिम्मेदार थी, या फिर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की प्रोडक्शन प्लानिंग और सर्टिफिकेशन प्रोसेस में कुछ बड़ी समस्याएं हैं? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आईने हिंदी और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या ये देरी तेजस मार्क वन अल्फा की इंडियन एयरफोर्स की घटती स्क्वाड स्ट्रेंथ के लिए खतरनाक साबित हो रही है। बहुत सारी बातें हैं जो आज के इस वीडियो में आपसे करनी है, जहां पर टाइमलाइन, डिलेज, टेक्निकल चैलेंजेस, स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट, इन सबको हम समझेंगे और इसमें एक गुड न्यूज़ भी छिपी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि तेजस मार्क वन अल्फा का पूरा मामला क्या है। देखिए, तेजस मार्क वन अल्फा भारत के लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस का ही एक एडवांस वेरिएंट है, जहां पर 43 से ज्यादा अलग अलग इंप्रूवमेंट्स करी गई हैं और इसे इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ढाला गया है। यानी यह सिर्फ एक अपग्रेडेड फाइटर जेट नहीं है, बल्कि इंडियन एयरफोर्स की फ्यूचर कॉम्बैट फ्लीट की ये बैकबोन बनने वाला विमान है। मिग 21 के जाने के बाद जो गैप क्रिएट हुआ है उसको फिल करने की जिम्मेदारी इसी विमान के ऊपर है। इसमें बहुत सारे अपग्रेड शामिल हैं। इसमें एडवांस एसा रेडार हो गया, इसके अलावा एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट हो गए, बेटर मेंटेनेंस सिस्टम हो गया, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल कैपेबिलिटीज ऐड करी गई हैं। इसके अलावा इसमें हमें मिड एरियल रिफ्यूलिंग कैपेबिलिटी देखने को मिलती है, मॉडर्न एवियोनिक्स देखने को मिलती है और इसके अलावा रिड्यूस मेंटेनेंस टाइम भी इसमें हमें देखने को मिलता है। यानी मार्क वन अल्फा तेजस मार्क वन से कहीं ज़्यादा कैपेबल और कॉम्बैट रेडी एयरक्राफ्ट है। अब इंडियन एयरफोर्स ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को तेजस मार्क वन अल्फा के लिए 2021 में 83 विमानों का ऑर्डर दिया था और उस समय के हिसाब से ये एक बहुत मैसिव ऑर्डर था। इस डील की कीमत 2021 में 48,000 करोड़ रुपए थी। बाद में एडिशनल ऑर्डर के साथ प्रोग्राम और भी बड़ा हो गया। 2025 में हमने एडिशनल 97 जेट्स के ऑर्डर देखे। इंडियन एयरफोर्स को ये उम्मीद थी कि क्योंकि मिग 21 जा रहे हैं तो 2024 तक ये विमान आने शुरू हो जाएंगे और ये तेजस मार्क वन अल्फा मिग 21 को रिप्लेस करना शुरू कर देगा। इससे स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ स्टेबलाइज होगी और नंबर्स बढ़ने लगेंगे। इंपोर्ट पर जो डिपेंडेंसी है उसको भी ये कम करेगा और इंडिजिनस एरोस्पेस इकोसिस्टम मजबूत होगा। लेकिन यहीं से समस्याएं शुरू हो गई। इंडियन एयरफोर्स ने जो सोचा उसके उलट ही चीजें हुई। ओरिजिनल प्लान की बात माने तो इंडियन एयरफोर्स का ये मानना था कि तेजस मार्क वन अल्फा की डिलीवरी बहुत खींच के फरवरी या मार्च 2024 तक शुरू हो जाएंगी। लेकिन 2024 निकल गया, मार्च 2025 निकल गया, मई 2026 निकल गया और इंडियन एयरफोर्स अभी भी एक भी सिंगल एयरक्राफ्ट डिलीवर नहीं कर सका है। शुरुआत में कहा गया कि सबसे बड़ा कारण यहाँ पर जनरल इलेक्ट्रिक F404 इंजन में जो डिले है उनको यहाँ पर मेन रीजन बताया गया। फिर तेजस मार्क वन अल्फा में क्योंकि अमेरिकी F404 टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल किया जाता है तो सबने मान लिया कि चलो ठीक है, इंजन नहीं आए, हम मानते हैं। फिर जनरल इलेक्ट्रिक इंजीनियर्स ने क्योंकि इंजन देर से डिले किए, लेकिन तब भी हमारे पास इस समय 6 इंजन मौजूद हैं और ये मैं नहीं कह रहा, ऑफिशियल रिपोर्ट्स है जहां पर 6 इंजन की मौजूदगी की बात करी गई है। और खुद ये चीज़ HAL ने एक्सेप्ट करी है कि उनके पास 20 से ज़्यादा जो एयर फ्रेम्स हैं वो भी इन्वेंट्री में मौजूद हैं। तो फिर सवाल उठता है कि अगर इंजन आ चुके हैं, एयर फ्रेम भी तैयार है, तो एयरक्राफ्ट डिलीवरी क्यों नहीं हो रही है? समस्या कहाँ पर है? अब यही आता है असली मुद्दा। एक फाइटर जेट सिर्फ एयरफ्रेम और इंजन के से मिलकर नहीं चलता, उसमें और सारी चीज़ें होती हैं। उसके अंदर दर्जनों मिशन क्रिटिकल सिस्टम होते हैं जिनका तैयार होना बहुत ज़रूरी होता है। इनमें होते हैं रेडार सिस्टम, फ्लाइट कंट्रोल सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, वेपन इंटीग्रेशन प्रोसेस, सेंसर्स और मिशन कंप्यूटर्स। और इन सभी सिस्टम को परफेक्टली इंटीग्रेट और सर्टिफाई होना ज़रूरी होता है। इंडियन एयरफोर्स ने क्लियर कर दिया है कि वो किसी भी अपने स्टैंडर्ड से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। बाद में उन्होंने कहा चलो ठीक है, हम छोटी मोटी छूट आपको दे सकते हैं, लेकिन 3 से 4 क्रिटिकल कंपोनेंट हैं जिनमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। उनमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, रेडार और वेपन इंटीग्रेशन और वेपन डिलीवरी सिस्टम। इन सारी चीज़ों पर इंडियन एयरफोर्स कोई भी रियायत इंडियन एयरफोर्स को HAL को नहीं देने वाली है। तो यानी एयरक्राफ्ट फिजिकली तैयार होने से कुछ नहीं होगा जब तक एयरक्राफ्ट के कॉम्बैट रेडी सर्टिफिकेशन पास नहीं हो जाते, और तब तक इसका इंडक्शन नहीं होगा। अब भारत में मिलिट्री एयरक्राफ्ट का सर्टिफिकेशन की जिम्मेदारी सेमिलैक करता है, जिसको हम लोग सेंटर फॉर मिलिट्री एयरवॉर्दिनेस एंड सर्टिफिकेशन के नाम से जानते हैं। सेमिलैक हर क्रिटिकल कंपोनेंट को वैलिडेट करता है। सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी देखी जाती है, फ्लाइट सेफ्टी जहां पर देखी जाती है,
वेपन इंटीग्रेशन को चेक किया जाता है, रडार परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करी जाती है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स देखे जाते हैं और फिर ऑपरेशनल सेफ्टी को प्राथमिकता देते हुए विमान को सर्टिफाई किया जाता है। अगर टेस्टिंग के दौरान कोई इशू मिल जाता है तो पूरा सर्टिफिकेशन साइकिल और लंबा हो सकता है और यही कारण है रिपोर्ट्स के मुताबिक सर्टिफिकेशन प्रोसेस में कम से कम 6 महीने के समय लगने की रिपोर्ट 2025 के अंत में आई थी, जो कि अनुमान के हिसाब से अब पूरा होने वाला है। तो सबसे बड़ी टेक्निकल चैलेंज वेपन इंटीग्रेशन भी है। दरअसल एक फाइटर जेट तभी कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कहलाता है जब उसकी मिसाइल्स, बॉम्ब्स, टारगेटिंग सिस्टम, रेडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट सभी सिस्टम फ्लॉलेसली काम कर सके और जिस इंटेंशन के साथ उनको लगाया गया है वो उस इंटेंशन को या उस मिशन रिक्वायरमेंट को पूरा करने के योग्य हो। तेजस मार्क 1 अल्फा में कई नए सिस्टम जोड़े गए हैं। उनकी इंटीग्रेशन और टेस्टिंग काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। अगर मिसाइल फायरिंग ट्रायल में इशू आता है, अगर रेडार सॉफ्टवेयर में बग आता है, अगर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं तो एयरक्राफ्ट का सर्टिफिकेशन डिले हो सकता है। और क्योंकि सर्टिफिकेशन डिले को 2024 से कई बार मुद्दा बनाया गया, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो समस्या है जिसको रेक्टिफाई करने में हमें 2026 तक का समय लग गया। इंडियन एयरफोर्स की फ्रस्ट्रेशन को समझना भी जरूरी है। आज इंडियन एयरफोर्स की स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ लगातार गिर रही है। पुराने विमान रिटायर हो चुके हैं, जिनमें मिग-23, मिग-27, मिग-21 जैसे विमान शामिल हैं। जैगवार होने वाले हैं, मिराज की फ्लीट बूढ़ी हो चुकी है, मिग-29 तो बस किसी तरह हम उड़ा ही रहे हैं, लेकिन इंडक्शन हमारे पास उतनी तेजी से नहीं हो पा रहा जितना हमें चाहिए। आज इंडिया को आइडली कम से कम 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है, लेकिन एक्चुअल स्ट्रेंथ इससे बहुत ज्यादा कम है। ऐसे में तेजस मार्क 1 अल्फा प्रोग्राम सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है, ये इंडिया की एयर पावर स्टेबिलिटी का एक सवाल बन चुका है। एचएएल आज सिर्फ तेजस मार्क 1 अल्फा पर काम नहीं कर रही है। कंपनी के पास साइमल्टेनियसली सुखोई 30 MKI अपग्रेड्स, STT-40 ट्रेनर, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट सपोर्ट वर्क, तेजस मार्क 2 और हेलीकॉप्टर प्रोग्राम्स IMRS जैसे आज मौजूद हैं। एचएएल की ऑर्डर बुक अब 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि लार्ज ऑर्डर बुक और फास्ट डिलीवरीज में कोई संबंध नहीं है। यानी ऑर्डर्स होना अलग बात है, लेकिन टाइम पर कॉम्बैट सिस्टम डिलीवर ना कर पाना एक अलग बात है। अब रवि कोटा सर के ऊपर पूरी जिम्मेदारी दे दी गई है। एचएएल के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर रवि कोटा सर के आने के बाद, जिनको LCA मैन भी कहा जाता है, हमारी उम्मीदें जगी हैं और इसी मई में दूसरे हफ्ते या तीसरे हफ्ते तक एक मीटिंग आयोजित की जानी है, जहां पर इंडियन एयरफोर्स का डेलीगेशन और एचएएल का डेलीगेशन इस पर बात करेगा कि विमान की डिलीवरी कब करनी है। लेकिन उससे पहले जो विमान है उसको चेक किया जाएगा इंडियन एयरफोर्स की तरफ से। अगर सब कुछ सही रहा तो फिर हमें अगस्त तक विमान डिलीवर किए जाने की बात कही गई है। यानी आज यहाँ पर हमारे पास एक बहुत बड़ी समस्या है कि अगर हम विमान जल्दी डिलीवर नहीं कर पाते हैं तो भारतीय वायुसेना इस समय, जो एक ऑलरेडी काफ़ी विषम परिस्थिति में है, इनकी समस्या और गहरा सकती है। खैर, रवि कोटा सर के आने के बाद जो उम्मीदें हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। देखते यही हैं कि क्या मई हमें उदास करता है या हमें जो वर्षों का इंतजार था मार्क 1 अल्फा को स्क्वाड्रन में देखने का, वो यहाँ पर पूरा होने वाला है। आपको क्या लगता है, इसके लिए क्या एचएएल सिर्फ जिम्मेदार है या एचएएल ही जिम्मेदार है? आप अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।